Hello magical minds, welcome to all on Edu Attack study channel. I hope you all doing well and your studies are also going well. So friends and student, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, यानी कि क्या इसकी हिस्ट्री हुई है, क्या इसका इम्पोर्टेंट वर्क है, किस तरह ये फंक्शन अपना करता है एंड क्या इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसी तरह ये और भी रिपोर्ट्स को रिलीज करता है उसके बारे में। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को हम थोड़ा सा समझ लें तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन जो इसका बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है वो है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। सो इन सब के डिटेल्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर स्टडी। जानते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन शॉर्ट आईएमएफ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अभी प्रेजेंटली 190 कंट्रीज एज अ मेंबर हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली डेडिकेटेड है किन देशों के लिए? वहाँ के फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, वहाँ की जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, विच इंक्लूड फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, एज वेल एज सस्टेन करता है ग्रोथ और हाई एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना एंड रिड्यूस क्या करता है? पॉवर्टी, गरीबी को। जितने भी दुनिया के देश हैं जहाँ पे एक थ्रेशोल्ड के नीचे जो पॉवर्टी लेवल है उसको रिडक्शन में ये इंस्टीट्यूशन अपने फंड से क्या करता है? कम करता है। तो ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टैब्लिश हुआ था 27 दिसंबर 1945। ये वो टाइम है जब वर्ल्ड में इकोनॉमिक डाउन देखने को मिला था, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। इस टाइम अमेरिका ने ये ऑर्गेनाइजेशंस को इस्टेब्लिश किया था, जिसका बेसिक जो इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है वो है ब्रेटन वुड। इट इज वन ऑफ द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। देन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के क्या उद्देश्य हैं। तो पहला है फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन को आगे बढ़ाना, सिक्योर करता है किसी भी स्टेट का यानी कि नेशन का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी ना आए, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है एंड प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन द नेशन एंड हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। फंक्शंस की बात कर ले तो सर्विलेंस देखता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सर्विलेंस करता है कि आपका जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज है वो किस तरह से काम कर रहा है। आईएमएफ ओवरसीज द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एंड मॉनिटर्स द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ इट्स टोटल 190 मेंबर कंट्रीज। ये 189 नहीं है, 190 कंट्रीज है। मॉनेटरी सिस्टम यानी कि जो उस देश का पैसा है, मनी वैल्यू है, वो इंटरनेशनल लेवल पे कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। अगर ज़्यादा घट जाता है तो ये किसी भी नेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इकोनॉमिक क्राइसिस को लाता है, और बढ़ना भी दूसरे नेशन के लिए भी इकोनॉमिक क्राइसिस को ये कह सकते हैं कि क्रिएट करता है। इसी को आईएमएफ सर्विलेंस करता है कि किसी भी नेशन का जो आपका मॉनेटरी सिस्टम है वो सही रहे एंड जो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है वो ना हो। This process take place both at global level as well as in individual countries, which highlight possible risks to stability and advise on policy adjustment अगर जरूरत पड़े तो। देन लेंडिंग पैसा देता है। द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका आईएमएफ का कि टू प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर कंट्रीज विच आर एक्सपीरियंसिंग एक्चुअल और पोटेंशियल बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में आ सकता है। जैसे कि डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं वो सिर्फ आपको कह सकते हैं पैसे प्रॉपर टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डज नॉट लैंड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। ये देता है, इट लेंड्स मनी टू स्टेबलाइज करेंसीज, रिप्लेनिश इंटरनेशनल रिजर्व और फॉरेस्ट रिजर्व को बढ़ाए कैसे, उसमें काम करता है। स्ट्रेंथन कंडीशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी एग्जाम्पल रिसेंटली 24, 23, 24, 25 के कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि श्रीलंका हो गया। हाँ, वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने उसको पैसे देके वहाँ की जो क्राइसिस है उसको कम करना चाहा, एज वेल एज जो पाकिस्तान है इसको भी आईएमएफ ने लोन दिया था। सेकेंड है कैपेसिटी डेवलपमेंट। साथ ही साथ बहुत ऐसे नेशंस हैं जो आपके अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में हैं, हाँ, उनको ये पैसे दे के लेंड करता है मनी, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। एज वेल एज साउथ ईस्टर्न एशियाज में भी जितने भी आपके छोटे, आपके कह सकते हैं नेशंस हैं, उनकी हेल्प करता है।
सो कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात कर ले, सो इट अंडरटेक्स कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है कि किस तरह से पॉलिसीज ऐसे होने चाहिए इट्स मेंबर कंट्री टू ट्रेन which helps them in designing implementing economic policies and foster growth and stability और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और स्किल्स को बढ़ाना। प्रमोट करता है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी यानी कि इंडियन रूपी का क्या कह सकते हैं कि कंपेयर करें डॉलर से तो क्या वैल्यू है, हाँ चाइनीज करेंसी का क्या है, ये सारी चीज़ों को। सो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है एंड ऑर्डरली एक्सचेंज अरेंजमेंट्स एंड असिस्ट करता है मेंबर कंट्रीज को इन एस्टैब्लिश ऑफ मल्टीलेटरल पेमेंट सिस्टम एंड द एलिमिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ आईएमएफ की बात कर लेते हैं, यानी कि ये इंस्टीट्यूशन है किस तरह चलता है। तो इसके जो हेड होते हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं एंड दे आर द टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। सेकंड कहता है इट कंसिस्ट ऑफ वन गवर्नर अलोंग विथ वन ऑल्टरनेट गवर्नर आते हैं सारे मेंबर कंट्री से। ईच मेंबर कंट्री अपना एक गवर्नर और एक ऑल्टरनेट गवर्नर अपॉइंट करता है। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द मेंबर कंट्री एंड हु इज यूजुअली द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होंगे गवर्नर। अभी इंडिया में हमारे कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमन जी हैं, तो वो एज अ गवर्नर आईएमएफ के लिए काम करेंगी एंड गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑल्टरनेट आपके गवर्नर होते हैं। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द एक्स ऑफिशियो गवर्नर ऑफ इंडिया इन द आईएमएफ और आरबीआई के गवर्नर जो है ऑल्टरनेटिव गवर्नर के रूप में काम करते हैं। देन सेकंड कह रहा है पावर्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आर वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। वो क्या क्या काम है, उनके हाथ में क्या क्या काम है। सो अप्रूवल करते हैं कोटा कितना होना चाहिए इंक्रीज, स्पेशल ड्राइंग एलोकेशन एसडीआर कितना होना चाहिए, किसी न्यू मेंबर का एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसेस होना चाहिए, कंपलसरी विड्रॉल ऑफ मेंबर अगर किसी मेंबर को ऑर्गेनाइजेशन से अपना मेंबरशिप हटाना है, अमेंडमेंट्स लाना है टू द एग्रीमेंट बाय लॉज ऑफ MOU साइन अमंग नेशंस। एंड द बोर्ड ऑफ गवर्नर नॉर्मली मीट्स वंस अ ईयर, हर साल एक बार मीटिंग होती है। देन मिनिस्ट्रियल कमेटी की बात कर ले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी कंप्राइज करता है 24 मेंबर्स होते हैं, दो सेलेक्टेड फ्रॉम 190 गवर्नर्स एंड रिप्रेजेंट ऑल मेंबर कंट्री। सेकेंड है डेवलपमेंट कमेटी, वेल ये ज्वाइंट कमेटी है जिसमें 25 मेंबर्स फ्रॉम द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द आईएमएफ फंड एंड वर्ल्ड बैंक के होते हैं। देन एग्जीक्यूटिव बोर्ड और मैनेजिंग डायरेक्टर के काम को देख लेते हैं। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है ऑफ आईएमएफ जिसमें 24 डायरेक्टर्स हैं और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज अ मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, तो हु सर्व एज अ हेड ऑफ द स्टाफ एज वेल एज चेयरपर्सन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं टोटल 189 मेंबर्स कंट्रीज थ्रू अ जियोग्राफिकली बेस्ड रोस्टर के बेस पे होता है। एमडी जो है इज अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर रिन्यूअल 5 ईयर्स के लिए। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स किसे अपॉइंट करते हैं, एमडी को, मैनेजिंग डायरेक्टर को। देन आईएमएफ कोटा सिस्टम की बात कर लेते हैं। जितना आपका नेशन का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपकी इकोनॉमी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, सो आपका जो वोटिंग राइट है, जो पावर है आईएमएफ में, वो उतना ज़्यादा होता है। सो कोटा सिस्टम वॉज क्रिएटेड टू रेज फंड्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स। अब कोटा सिस्टम क्यों लाया गया कि सारे मेंबर कंट्रीज एक पर्टिकुलर अमाउंट को डिपॉजिट करेंगे आईएमएफ में और उसी के हेल्प से अगर किसी नेशन को प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल, सो उसको उस फंड के थ्रू लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड ईच मेंबर कंट्रीज असाइन अ कोटा, जैसे कि बताया कंट्रीब्यूशन देना अपने पैसे का, दैट रिफ्लेक्ट्स द कंट्री रिलेटिव साइज इन ग्लोबल इकोनॉमी। सेकेंड है हायर कोटा इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हायर वोटिंग राइट्स एंड ग्रेटर बोरोइंग परमिशंस। यानी कि जिसके पास जितना जितना ज़्यादा फंड वो वहाँ डिपॉजिट करेगा तो उसके पास हाई वोटिंग राइट्स होंगे और वो पैसे भी बोरो पर उसके पास परमिशन है कि वो कितना किस नेशन को प्रोवाइड करा सकता है। सो कोटा डिफाइंस द अमाउंट ऑफ असिस्टेंस अ कंट्री विल गेट आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एंड थर्ड पॉइंट ये भी है कि उसको भी लोन लेने में वहाँ से आईएमएफ से इजी हो सकता है, एज वेल एज द power of country to influence the lending decision and tap into the funds themselves. Then quotas are denominated in special drawing rights में होते हैं SDR, the IMF units of account. अब कोटा डिटरमाइन कैसे किया जाता है, कैसे डिसाइड किया जाता है कि कितना कोटा होगा। सो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी नोन एज कोटा सब्सक्रिप्शन विच
अपॉन ज्वाइनिंग द इंटरनेशनल फंड ईच मेंबर कंट्री देता है। द कोटा सब्सक्रिप्शन ऑफ मेंबर कंट्रीज डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू कोटा फार्मूला विच इज बेस्ड ऑन द कंट्री इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड वेल्थ पे डिपेंड होता है। जितनी अच्छी आपकी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस होगी, जितना ज़्यादा आपके नेशन के पास वेल्थ होगा, उतना ज़्यादा आप उसमें फंड दे सकते हैं, इवन कि आपको भी एक्सेस हो सकता है। So, special drawing rights, which means SDR in short, is an international reserve asset है IMF में, which was created by the International Monetary Fund in 1969। और इसके बाद से ही जितने भी नेशन के बैंक्स हैं उन्होंने ये SDR अपने बैंक में लाया to supplement the member countries official foreign reserves। फिर यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हर कंट्री का एक पर्टिकुलर अमाउंट एज अ एसेट के रूप में है, जिससे वो किसी को फंड दे सकता है, यानी कि एज अ लोन के रूप में अपने को भी ले सकता है अगर उसको उस टाइम ज़रूरत पड़ती है तो। एंड उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग राइट्स हैं। एंड वो फॉर्मुलेशन में भी काम आता है कि यानी कि इन वो मतलब कि इकोनॉमिक जो पॉलिसी है कैसे कोई नेशन बना सके, तो उसमें भी ये आपका कह सकते हैं कि एडवाइस करता है टेक्निकल लेवल पे भी और पॉलिसी लेवल पे भी। सो IMF allocates SDR to its member countries। तो क्या ये बाहर के लोगों को देता है? नहीं, ये जो मेंबर नहीं है, नॉन मेंबर कंट्रीज को नहीं देता। ये सिर्फ किसको अलॉट करता है पैसा? SDR, यानी कि अपने जो भी मेंबर कंट्रीज है। अ कंट्री कोटा विच रिप्रेजेंट द मैक्सिमम फाइनेंशियल रिसोर्सेज इट इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू द फंड। देन उसके बेस पे SDR आपको एलोकेशन होता है। A new allocations must be voted on in the SDR department of the organization and pass with an 85% majority चाहिए। अगर नया allocation SDR में चाहिए तो वो कौन डिसाइड करता है? SDR डिपार्टमेंट। With effect from 1st October 2016, the SDR basket consists of the US डॉलर। अब किन किन करेंसी में ये डील होता है? तो इंडिया चाहे तो US डॉलर में वहाँ पे फंड जमा कर सकता है या यूरो में। बेसिकली US डॉलर में होता है इंटरनेशनली ट्रेड भी। सो यहाँ पे कौन कौन से करेंसी इस बास्केट में है? सो यूनाइटेड स्टेट का डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनमिनबी, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। अब बात कर लेते हैं ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, जो कि IMF और वर्ल्ड बैंक का एक बेस ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश इन 1944 एट द यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ब्रिटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर। ये एरिया का नाम है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसके बाद ही एस्टैब्लिश हुआ था। डेलीगेट्स फ्रॉम 43 कंट्रीज met to help rebuild the shattered post-war economy of Europe and promote international economy cooperation, create new international monetary system to ensure क्या इंश्योर करना है? फॉरेन एक्सचेंज रेट और competitive devaluation को कम करना एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करना, और जो नेशन में पॉवर्टी है उसको रिडक्ट करना, उसको एलिमिनेट करना, तो उसमें हेल्प करना, स्पेशली साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। वन ऑफ द मेजर आउटकम्स ऑफ ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट क्या हुआ था? वाज द क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक IMF और वर्ल्ड बैंक। सो कह सकते हैं कि विथ इट्स फर्स्ट ग्रुप इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक जो है एक साथ बने थे, आर पॉपुलरली कॉल्ड एज ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन, और ब्रिटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है। किसे? ब्रिटन वुड में क्या क्या आते हैं? IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है और ब्रिटन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है, इवन कि स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स में, कि ब्रिटन वुड्स ट्विन किसे कहते हैं? तो IMF और वर्ल्ड बैंक। और जॉन मेनार्ड किन्स जो थे, ये एक बहुत फेमस इकोनॉमिक्स थे, वो इसके कह सकते हैं कि एक फाउंडिंग फादर में से एक थे। अब हम बात करते हैं मेजर रिपोर्ट्स, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या क्या रिपोर्ट्स कितने कितने टाइम गैप में रिलीज करता है। तो पहला तो हम सभी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन कि इसको UPSC एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, PCS में भी, और जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसमें पूछा जाता है। एज वेल एज इकोनॉमिक का अगर स्टूडेंट है तो उसे ये पता होना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पहला है, वेरी इंपॉर्टेंट आपका रिपोर्ट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार, हर 6 महीने में, जिसमें ये बताया जाता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या रहा है, कितना जाएगा इन फ्यूचर।
देन रिपोर्ट फोरकास्ट करता है माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, जैसे कि इन्फ्लेशन क्या रहेगा, किसी भी नेशन का जीडीपी क्या रहेगा, करेंट अकाउंट बैलेंस, फिजिकल बैलेंस ऑफ मोर देन 180 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। अब आईएमएफ आपको पता होगा कि इंडिया के लिए बताता है कि इन्फ्लेशन रेट इतना जाएगा एक साल का, जीडीपी ग्रोथ रेट इतना जाएगा। तो अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंटली में इंडिया का क्या जीडीपी ग्रोथ रेट है एज वेल एज क्या इन्फ्लेशन रेट है। देन ऑल्सो पब्लिश करता है एनुअल इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट रिपोर्ट। फिर है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसमें आपको प्रोवाइड कराता है असेसमेंट ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड मार्केट्स ऑफ द ग्लोबली, यानी कि पूरे भी वर्ल्ड में जितने इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनका क्या फाइनेंशियल सिस्टम है और मार्केट कैसा है। वेल एड्रेसेस इमर्जिंग मार्केट भी बताता है कि इन फ्यूचर में कौन सा नेशन मार्केट कितना इमर्ज होगा, इमर्जिंग मार्केट कौन कौन से, फाइनेंसिंग इन अ ग्लोबल कंटेक्स्ट। सो क्या इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है? यस, इंडिया जो है, हमारा भारत एक इमर्जिंग मार्केट है। फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट ये अभी स्टार्ट हुआ था 2009 में। इट इज प्रिपेयर ट्वाइस अ ईयर बाय द फिजिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आईएमएफ का फिजिकल अफेयर डिपार्टमेंट इसे प्रिपेयर करता है, जिसमें ये बताया जाता है कि करंट मार्केट कंडीशन एंड हाईलाइट सिस्टमेटिक इशू दैट कुड पोज पोटेंशियल रिस्क टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, और सस्टेन करता है मार्केट एक्सेस बाय इमर्जिंग मार्केट बोरोवर्स के लिए। देन इंडिया और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इंडिया जो है, इट हैज़ बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ फंड फ्रॉम द आईएमएफ रहा है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी, अब इंडिया के थ्रू किन्हें किन्हें मिलता है पैसा? भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका कॉन्स्टिट्यूट इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। प्रेजेंटली इंडिया जो है 2.75% एसडीआर कोटा होल्ड करता है, जिसमें 2.63% इसको वोटिंग राइट है। दो इंडिया हैज नॉट बीन अ फ्रीक्वेंट यूजर्स नहीं रहा है। हाँ, आईएमएफ कब कब इंडिया की हेल्प किया है? सो आईएमएफ क्रेडिट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन हेल्पिंग इंडिया इन रेलेवेंस टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ऑन मल्टीपल ओकेजन, जैसे कि पोस्ट पार्टीशन क्राइसिस के टाइम, इंडो पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट 1965, 1971 एंड 1991-93 में जो आपका फाइनेंशियल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गया था। सो ये तो रहा आईएमएफ के डिटेल्स, इसकी हिस्ट्री और इसके इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।